हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अभी आज का जो चर्चा का विषय है हमारा वो अग्निपथ योजना है। ठीक है, हाल ही में अग्निपथ योजना जो आया है उसको लेकर के देश में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मतलब काफ़ी जो है स्टूडेंट के बीच में मतलब सही जम नहीं रहा है कि आखिर क्या कमियां हैं इस योजना में। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हालाँकि मैंने पहले इस पे वीडियो बनाया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस योजना में वो सारी मैंने बताई हुई है पहले के वीडियो में। तो चैनल में आपको यानी कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि आज जो हम लोग स्पेशली डिस्कस करने वाले मैं आपको बता दूं कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है। पहला पॉइंट यही हम लोग जानेंगे कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है, आखिर इस योजना में कमी क्या है जिसके कारण छात्र विरोध कर रहे हैं, रोड पर उतर गए हैं, आगजनी कर रहे हैं, जहाँ तहाँ देखिए तो विरोध हो रहा है। तो यही हम लोग आज बेसिकली जानेंगे कि इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग शॉर्ट में जान लेते हैं कि इस योजना में है क्या। तो देखिए है क्या, इसका जो एज रखा गया है वो 17.5 से लेकर के 21 साल रखा गया है। हालांकि इस साल के लिए 2 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अभी 17.5 से 23 कर दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें कि बस ये 1 साल के लिए, यानी कि इस साल जो नया बैच बनेगा बस ये उसी साल के लिए है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें 46,000 पद आएंगे। ठीक है, अगर इस 46,000 पद आएंगे और इस अग्निपथ योजना के माध्यम से जितने भी सिलेक्शन होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि जॉब का जो पीरियड है वो मात्र 4 साल रखा गया है। ठीक है, और इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी उसका 30% काटा जाएगा, जो एक फंड के माध्यम से जमा हो जाता है। ठीक है, और फिर 30% सरकार आपको जोड़ करके 4 साल बाद आपको दे देगी, जो अप्रॉक्स होता है 11.71 लाख रुपये आपको एक साथ मिलेगी। ठीक है, अगर फिर इसमें क्या है कि अगर ड्यूटी के टाइम पे आपकी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसमें सरकार जो है आपको 1 करोड़ रुपया देगी। ठीक है, अगला इसमें जो मुख्य बात है वो कि अगर जैसे कि कोई युद्ध हो रहा है तो उस बीच में आपकी कुछ हानि हो जाती है शरीर का, तो उस समय आपको 44 लाख रुपया देगी। तो मुख्य ये सब इस योजना के बारे में है। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। 6-7 पॉइंट जो मेरे समझ में आ रहा है, जो मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करें। लड़कों का कहना है कि आप हमें 4 साल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करें। लाइफ टाइम का मतलब है यहाँ पर कि ये नहीं कि जब तक मर ना जाए तब तक के लिए, यानी कि जो पहले से आर्मी का जो आर्मी नेवी एयरफोर्स का जो एज कैटेगरी है कि उस टाइम पे आप रिटायर किया जाएगा। ठीक है, ये 4 साल वाली फंडा को आप हटा दीजिए। तो सबसे जो बड़ा रीज़न है मैं समझ पा रहा हूँ ये यही है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इसमें जो है सेना का जो अगला कहना, यानी कि लड़का का जो अगला बात है वो क्या कहना चाहते हो। सबसे बड़ा दूसरा रीज़न क्या है कि इसमें लड़कों का कहना है कि 2 साल से अभी सेना की भर्ती नहीं हो रही है, तो आप इसको लेकर के क्या कहेंगे। तो हालांकि 2 साल से सेना की भर्ती नहीं है तो सरकार ने इस पर छोटा सा तर्क दिया है कि मैंने इस योजना की तैयारी कर रहा था, इसीलिए मैं यानी कि 2 साल से वैकेंसीज नहीं दिया। हालांकि कोविड का प्रोटोकॉल भी रहा था, कुछ दिन पहले कोविड का भी दौर चला है तो इसलिए भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसके लिए 21 से जो 23 किया गया है एज, वो इसी को लेकर के किया गया है। क्यों? क्योंकि 2020 में वैकेंसी नहीं दी है, 2021 में वैकेंसीज नहीं दी है। ठीक है, इसी 2 साल को जो है 17.5 से जो तो एज का 17.5 से तो 17.5 से 21 ही है, और उसको 2 साल इसी कारण से बढ़ा दिया गया है क्योंकि 2 साल कोई वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, उनका एज ना निकल जाए इसलिए। अगला है कि जो अगला सरकार का जो कहना है वो TOD यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि TOD होता क्या है, तो TOD वो जो पूरा नाम है वो यहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब होता है कि आप यानी कि देश की सेवा करने के इसी माध्यम से 3 साल 4 साल 5 साल के लिए आप जाइए और देश की सेवा कीजिए और पुनः आप अपने जगह पे आ जाइए। ठीक है, तो यही होता है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ये टूर ऑफ ड्यूटी होता है। ठीक है, फिर इसमें है कि कई विशेषज्ञ भी सामने आकर के खुल करके बात कर रहे हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो एक विशेषज्ञ का कहना है कि 4 साल का जो ये आपका जॉब है, जो 4 साल का ये आपका जो जॉब है, इसमें आप 6 महीना का ट्रेनिंग है। ठीक है, और आई थिंक 4 साल में 3 से 4 महीना तो लगभग छुट्टी भी हो ही जाता है, तो लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए तो 8 से 10 महीना जो है ये तो चला जाएगा, बस ऐसे ही चला जाएगा, जिसमें कि यानी कि जो बच्चा है वो कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा। तो लगभग बच्चा के पास जो 3 साल का आई थिंक टाइम पीरियड बचता है। तो कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि 3 साल में बच्चा
जो 21 साल के या 18 साल के या 20 साल के जो लड़के हैं वो बड़ा हथियार चलाना या फिर बड़े गोला बारूद ये सब चलाना कब सीखेंगे और कैसे सीखेंगे इतना कम एज में, क्योंकि फिर से तो आपको उनको रिटायर ही कर देना है। तो यहाँ पे भी एक जो विवाद का कारण है वो ये भी है, ठीक है। फिर सरकार का फिर एक और कारण कहना क्या है कि सरकार कह रही है कि यह एक युवा होगा और यह डिसिप्लिन होगा। जब ये सेना का ट्रेनिंग लेकर के या फिर जॉब करके बाहर आएंगे तो पूरा ये डिसिप्लिन लड़का रहेगा। और फिर इसे कई भी जैसे अदर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है या फिर कोई जैसे कई सारे स्टेट ने भी कहा है कि हम आपको वहाँ पे कुछ जो वैकेंसीज आएगी उसमें आपको जो होता है ना कि SC ST रिजर्वेशन देता है वो उस माध्यम से हम आपको देंगे, लेकिन हालांकि कोई गवर्नमेंट अभी तक इंश्योर नहीं की है इसको लेकर के, ठीक है। तो जैसे कि छात्रों फिर इसका रिप्लाई करते हैं, इसके तर्क छात्रों का भी तर्क है कि ठीक है डिसिप्लिन होगा, वेल ट्रेंड होगा, ठीक है सब ठीक है। फिर कहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हम जाएंगे तो आप हमें 4 साल का जो टाइम दे रहे तो उसमें हमको आप क्या स्किल सिखाएंगे जो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर वाले ले लेंगे, ठीक है। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि आप जो हैं 4 साल में तो आप तो हमसे सेना वाला काम करवाएंगे, तो जब हम बाहर आएंगे तो क्या हम उनका गार्ड बन के रहेंगे बड़े बड़े कंपनियों का? ऐसा तो नहीं है। आप हमें क्या स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे उस समय, उस दौरान, उन 4 सालों के दौरान जो हम बाहर आएंगे तो हमको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो ये भी एक लड़कों का कहना है, ठीक है। तो आप तो समझ ही सकते हैं कि ये भी एक ये सब रीज़न है मेनली विवाद के, ठीक है। और फिर लड़कों का ये फिर कहना है कि 25% जो आप लड़कों को आगे लेंगे उसका आप करेंगे क्या, किस माध्यम से उनको रखेंगे, कैसे क्या उनका आगे का प्रोसेस होगा, वो भी आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। बस आप ये कह रहे हैं कि 25% हम आगे ले जाएंगे, उनको परमानेंट करेंगे। तो आप किस आधार पे परमानेंट करेंगे, आप उसको भी क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। एक और बात है कि जो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, सरकार हालांकि चेंज क्यों की है, आखिर ये इस टाइप की योजना बनाई ही क्यों है? तो इसका जो सबसे बड़ा कहना है, यानी कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है, जो सबसे बड़ा जो रीज़न है सरकार का ये है कि सरकार द्वारा जो धन को बचाना चाहती है। कैसे बचाना चाहती है? तो सेना जब रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन दिया जाता है, एक्स्ट्रा जो लायबिलिटी होता है वो दिया जाता है, प्लस उनके बच्चे के ऊपर जो खर्च होता है वगैरह वगैरह बहुत सारा ऐसा होता है जो सेना को मिलता है, ठीक है। तो उन खर्चों को जो है सरकार बचाना चाहती है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि रक्षा के क्षेत्र में जो है जितना बजट बनता है उसका 80% जो है सेना के ऊपर किसमें खर्च होता है, सैलरी, उसके जो लायबिलिटीज़ है और उनका जो अदर एक्सपेंसेस है उसके ऊपर खर्च हो जाता है। तो हम लोग आगे सेना के फील्ड में कुछ अच्छा कर नहीं पाते, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। तो आखिर सरकार क्यों करे, आपको समझ में आएगा कि पेंशन बचाने के लिए जो अदर लायबिलिटीज़ होती है जो उसको मिलता है, सेना को मिलता है, उसको ख़त्म करने के चक्कर में सरकार लगी हुई है, ठीक है। और एक और है कि फिर इसके ऊपर फिर अब छात्रों का क्या कहना है। छात्र कह रहे हैं कि अगला जो रीज़न से एक और रीज़न जो विवाद का कारण है, छात्र कहते हैं जब हमें 4 साल के लिए लिया जाएगा तो उस समय मेरे माइंड में जो है बस एक ही बात चलेगा कि भाई मुझे 4 साल के बाद मेरा होगा क्या, क्या चलेगा, 4 साल के बाद मेरा होगा क्या। तो आपको नहीं लगता है कि जब मेरे माइंड में ये चल रहा होगा तो जो हमारे देश का जो सुरक्षा प्रभावित होगा इससे, क्योंकि उसके दिमाग में तो हमेशा यही चलेगा भाई 4 साल के बाद मेरा क्या होगा, कहाँ जॉब होगा, नहीं जॉब होगा, क्योंकि उसको कुछ पता नहीं है कि 4 साल के बाद मेरा क्या होने वाला है। आप इसको भी क्लियर करके दीजिए कि 4 साल के बाद हम आपको ये सर्टिफिकेट देंगे, आपका सिलेक्शन फिर दूसरे जगह पे हो जाएगा। लेकिन आपने तो कुछ कह नहीं रहा है, आप बस ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं कि आप जब बाहर जाएंगे तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगा, बैंक में मिल जाएगा, या कृषि कीजिए, ये कीजिए, वगैरह वगैरह सब कीजिए। तो कुछ क्लियर हो पा नहीं रहा है यहाँ से। तो विवाद का एक ये भी रीज़न है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे समझ में आ रहा है कि बेरोज़गारी का जो स्तर हमारे यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात बताइए, सेना में जो है सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से जाते हैं? सेना में जो है सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं वो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जाते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग सेना में जाना प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन ज़्यादातर होते नहीं है, ठीक है। तो सोचिए कि 4 साल के बाद जब वो अग्निवीर गाँव आएंगे तो उनके पास कौन सा कॉर्पोरेट सेक्टर खुला हुआ है गांव में? उनको तो कृषि ही एकमात्र बच जाएगा फिर वो। कृषि हमारे यहाँ क्या हाल है वो आप समझ ही सकते हैं। हमारे यहाँ कृषि का भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जो कृषि में हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो है बेरोजगारी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ना कि कमेगा, ठीक है। तो ये भी एक बात है, ठीक है। उसके बाद और भी कई रक्षा विशेषज्ञ उनका और भी ये कहना है कि अगर आपको इसी आधार पे, यानी कि ये 4 साल वाला जो फंडा है, अगर आपको इसी आधार पे करना था तो आपके यहाँ ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल पे एनसीसी चलता है,
12th लेवल पे एनसीसी चलता है, 10th लेवल पे एनसीसी चलता है, तो आपको 4 साल नहीं तो आप इसको ग्रेजुएशन लेवल पे कर देते। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप करते हो, ग्रेजुएशन लेवल पे कितना साल होता है, 3 साल का होता है एनसीसी। आप वहाँ पे दीजिए उसको सैलरी, वहाँ पे आप उसको वेल ट्रेंड कीजिए, और इधर से जो सेना जा रही थी आप उसको जाने देते जैसे जा रहा था वैसे। तो आपने ऐसा नहीं किया, तो आपको ऐसा करना चाहिए था। हालांकि ये विशेषज्ञों का कहना है, ये छात्र का कहना नहीं है, ठीक है। तो ये विशेषज्ञों का, ऐसा रक्षा जो भी विशेषज्ञ है उनका ऐसा मानना है, ठीक है। अभी जैसे बहुत लोग ऐसा, जैसे मैंने टीवी इंटरव्यू देखा है कईयों का, सरकार भी कह रही है और बहुत से लोग जो डिबेट करते हैं उसमें भी मुद्दा ये आ रही है कि देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये केवल भारत में हो रहा है, अदर कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह का योजना चल रही है, वहाँ सक्सेस है, हमारे यहाँ क्यों नहीं सक्सेस होगी। तो ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पे इस तरह से सेना का भर्ती किया जाता है, फिर उनको रिटायर कर दिया जाता है 3-4-5 सालों में। तो आइए हम बताते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से जो इजराइल है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, नहीं साउथ अफ्रीका नहीं, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, ये इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, ठीक है, सिंगापुर है, रसिया है। ऐसे देशों में जो है जो सेना का भर्ती होता है वो इसी आधार पे होता है। इसी आधार के मतलब है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमारे यहाँ हूबहू रूल्स वहाँ भी होंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा है। वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होगा। बस कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ भी 3-4-5 सालों के लिए ही ऐसा मतलब सेना में रखा जाता है, उनको फिर परमानेंट कर दिया जाता है, कुछ को फिर कुछ को भेज दिया जाता है। हालाँकि इजराइल में जो है ऐसा है कि इजराइल में जो है आपको हर नागरिक को कम से कम 12 महीने के लिए सेना की ट्रेनिंग उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इजराइल का है। तो देखिए ठीक है, तो ये तो हो गया किसका कहना, सरकार का कहना है, या फिर कई जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका कहना है कि ऐसा होता है अदर देश में। तो फिर हमारे यहाँ के छात्र का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। छात्र कह रहे हैं कि जब ये जो देश हैं, जो जिन देशों का नाम आप ले रहे हैं, इजराइल है, दक्षिण कोरिया है, या फिर आप फिलीपींस ले लीजिए, या फिर रसिया ले लीजिए, या फिर सिंगापुर ले लीजिए, तो यह एक सारे के सारे जो है डेवलप कंट्री है। पहली बात तो ये क्या है, डेवलप कंट्री है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो जनसंख्या है वो क्या है, कम है, इनकी जनसंख्या क्या है, कम है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो बेरोज़गारी का स्तर है ना वो काफ़ी कम है। बेरोज़गारी का जो स्तर है ये काफ़ी कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ठीक इसका अपोजिट है। अपोजिट क्या है, देखिए हमारे यहाँ है ना कि जनसंख्या का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं। दूसरी बात कि बेरोज़गारी तो अभी हमारे यहाँ चरम सीमा पे हैं। तो बताइए कि जब हम लोग बाहर आएंगे, छात्रों का ऐसा कहना है, जब हम लोग बाहर आएंगे तो बेरोज़गारी ऑलरेडी इतना है, फिर कहाँ हम लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। अदर देश में तो वहाँ से निकल के आते हैं, उनको कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर जहाँ बहुत सारी ऐसी कंपनी जो उनको हायर कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। सोचिए ना, इजराइल की जनसंख्या मात्र 90 लाख है, ठीक है, इजराइल की जनसंख्या मात्र 90 लाख है। तो वहाँ पे तो जनसंख्या ही कम है, वहाँ पे भी तो बड़ी बड़ी यानी कि फैक्ट्री है, सेना के ऊपर है, प्लस बहुत सारे वहाँ भी तो होंगे ऐसे ही जॉब। तो सोचिए वहाँ क्यों नहीं जॉब मिल जाएगी आसानी से, वहाँ बेरोज़गारी लेवल काफ़ी कम है, तो वहाँ पे इसीलिए सक्सेस हो जाता है ये सब योजना। पर हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, और यहाँ तो बेरोज़गारी का तो अभी मैक्सिमम स्तर हमारे यहाँ पे चरम सीमा पे है, ठीक है। तो आई थिंक मुख्य रूप से जो कारण है ये आंदोलन का, आई थिंक यही सब कारण है। आपका अपना तर्क हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारा रीज़न से, जो कि बच्चों से जब इंटरव्यू लिया गया था, कुछ लड़कों से पूछा गया था, तो मेनली यही सब रीज़न बताया गया था, ठीक है। अब आप पूछ सकते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका जो समाधान क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ इसका जो समाधान क्या हो सकता था कि सरकार जो है पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला के देखते हैं। किसके रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चला के देखते हैं इसको, ठीक है। आप सोचेंगे पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है ना कि जब कोई बड़ी योजना आता है तो उसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया जाता है, उसको पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर चला के देखा जाता है। यानी कि कोई छोटा सा एरिया में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्या ये योजना सफल है या नहीं है, ठीक है। तो उसे पायलट प्रोजेक्ट हम लोग कहते हैं। यानी कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करके उसको पहले छोटे से एरिया में उसको एक बार चला के देखना कि क्या ये सफल है या नहीं है। तो ऐसे वो कैसे कर सकते थे, तो पायलट प्रोजेक्ट पहले चलाती किस फील्ड में, तो टेक्नीशियन फील्ड में वो चलाती, जैसे कि साइबर अटैक हो गया, कंप्यूटर का बहुत सारा जॉब होता है, यानी कि जो भी टेक्नीशियन वाला जॉब होगा ना उस आधार पे ये चलाते। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ पे 4 साल के बाद रिटायरमेंट भी उनको करता तो उनके पास एक स्किल था,
तो वो फिर बाहर जा कर के कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर अदर कोई बड़ी बड़ी कंपनी थी वहाँ वो लोग उसको हायर कर लेते, क्योंकि उनके पास एक साइबर टाइप नॉलेज होगा। फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भी आईटेल वाली कंपनी सभी उस सबको टेक्नीशियन वाले जॉब चाहिए तो ईजिली वहाँ पे मिल जाता। ऐसे कर करके 3-4 साल का डेटा जो सरकार है वो इकट्ठा कर लेती, रिपोर्ट बना लेती प्रॉपर वे में, फिर वो जनता के सामने रखती कि देखिए मैंने इसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे चलाया था और यह योजना बिल्कुल सफल रही है, इसी आधार पे हम अब इसको सेना में भी ला रहे हैं। तो लोग पहले से अवेयर होते कि इस तरह से कुछ होने वाला है तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर यहाँ तो अचानक से एकदम से ये चेंजिंग हो रहा है तो लोगों को हजम नहीं हो रही है बातें, ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको। हाँ, तो बात ये है। फिर जैसे कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं और फिर वो छोड़ना चाहते हैं। तो आखिर वो छोड़ना क्यों चाहते हैं? हालांकि देखिए जब हमारे देश में ही जब आर्मी के एक टेरिटोरियल आर्मी का जो ज्वाइनिंग होता है तो वो लोग कभी भी छोड़ सकते हैं। तो छोड़ने का उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है पेंशन, यानी कि पेंशन आपको कब मिलता है? जब आपको सरकार रिटायर करती है उसके बाद पेंशन मिलती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए आपको बीच में भी अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो भी आपको सरकार पेंशन देगी, यानी कि अगर आप जॉब करें चाहे ना करें आपको पेंशन सरकार देगी। आपको एक बार ज्वाइनिंग हो गया, आपने छोड़ दिया किसी कारण से, आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो इस कारण से लोग सोचते हैं कि चलो पेंशन से ही हो जाएगा, क्या ही मतलब है जॉब करने का, तो इसलिए छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और चौथा एक रीज़न है इसमें जो एक समाधान देख रहा है मुझे कि यहाँ पे जो युवा है ना, युवा वो 17.5 से लेकर 21 को लिया जा रहा है। तो ठीक है युवा तो है वो, पर छात्रों का कहना है ऐसा अपोजिट तर्क क्या है उनका कि क्या 28 साल 25 साल 27 साल का लड़का युवा नहीं है? बिल्कुल वो भी युवा है। और आई थिंक ये 17 साल के लड़का से कहीं वो उनका माइंड वेल ट्रेंड होगा और वो बड़े बड़े हथियारों को चलाना इजीली वो सीख सकते हैं। कंपैरिजन अगर किया जाए 17, 18, 19 साल के लड़का से, तो फिर आप उनको युवा कैसे नहीं कह सकते हैं? वो भी तो एक युवा है, उनके पास भी ज़्यादा अनुभव है, कहीं लड़का से कहीं ज़्यादा अनुभव उनको है। तो उन्हें बड़े बड़े हथियार चलाना उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। काफ़ी आसान इन द सेंस कि वो चीज़ों को इजीली समझ सकता है। आप समझ रहे होंगे कि कोई 17 साल का लड़का, कोई 17 साल का लड़का, यानी कि कोई 17 साल का लड़का, कोई 28 साल का कोई लड़का है, तो दोनों में क्या डिफ्रेंसेस है उनके मेंटलिटी को लेकर के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए। तो आपको मैंने शॉर्ट में शुरुआत में इस योजना के बारे में बता दिया, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है अभी देश में मैंने वो भी बता दिया, और छोटा सा मैंने कोशिश किया कि इसका समाधान क्या हो सकता था, मैंने आपको वो भी समझा दिया है। आई होप कि आपका तर्क अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना था, ठीक है। आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।